नमस्कार विद्यार्थियों, समाजशास्त्र की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज का अपना विषय है सामाजिक परिस्थितियों के प्रकार। सामाजिक परिस्थितियों के प्रकार। सन 1936 में राल्फ लिंटन ने समाज में पाई जाने वाली परिस्थितियों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा है। नंबर 1 प्रदत्त परिस्थिति और नंबर 2 अर्जित परिस्थिति। हम यहाँ दोनों का अलग अलग रूप से विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 1 प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति समाज में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना उसका सेहत ही प्राप्त हो जाती है। यह परिस्थितियाँ व्यक्ति को किसी परिवार विशेष में जन्म लेने या परंपरा आदि के कारण प्राप्त होती हैं और बच्चे को उस समय प्रदान कर दी जाती है जबकि उसके व्यक्तित्व के बारे में समाज कुछ नहीं जानता। समाज में प्रदत्त परिस्थितियाँ पहले से ही मौजूद होती हैं जो नवीन जन्म देने वाली प्राणी को प्रदान कर दी जाती है। विश्व के सभी समाजों में प्रदत्त परिस्थिति पाई जाती है। प्रदत्त परिस्थिति पर व्यक्ति का अपना कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे स्त्री या पुरुष होना, बालक या युवा होना, सुंदर व कुरूप तथा लंबा या छोटा होना, लिंग भेद, आयु, नातेदारी, प्रजाति, जाति भेद एवं अवैध संतान, परिवार में बच्चों की कुल संख्या, गोद लेने, माता पिता की मृत्यु तथा विवाह विच्छेद आदि व्यक्ति की इच्छा का कोई ध्यान नहीं रखते हुए उसका एक परिस्थिति प्रदान करते हैं। इन सब के आधार पर परिस्थितियाँ प्रदत्त प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लिंग भेद, नंबर 2 आयु भेद, नंबर 3 नातेदारी, नंबर 4 जन्म, नंबर 5 शारीरिक विशेषताएं, नंबर 6 जाति एवं प्रजाति। अब अपने इनके अलग अलग रूप से चर्चा करते हैं प्रदत्त परिस्थिति की। नंबर 1 लिंग भेद प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार किसी भी व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण उसके आधार पर होता है। प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण में कुछ प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 लिंग भेद लगभग सभी संस्कृतियों में स्त्री एवं पुरुषों की परिस्थितियाँ एवं भूमिकाओं में अंतर पाया जाता है। प्राय स्त्री की तुलना में पुरुष की परिस्थिति ऊंची मानी जाती है। पश्चिमी संस्कृति में स्त्रियों को कमजोर, कोमल, भावुक, सहज, विश्वासी, धार्मिक तथा एक विवाही माना जा रहा है। भारत में भी स्त्रियों की परिस्थिति पुरुषों से नीची रही है और उन्हें अबला, दासी एवं संपत्ति के रूप में समझा जा रहा है। इसी कारण स्त्रियों की उच्च शिक्षा तथा व्यवसाय से पृथक रखा गया, उनको संपत्ति एवं राज्य अधिकारों से वंचित किया गया तथा उन्हें पुरुषों के अधीन रखा गया। दूसरी ओर पुरुषों को साहस, वीरता, तर्क एवं शौर्य का प्रतीक माना गया। यही कारण है कि स्त्रियों को छोटे मोटे घरेलू कार्य जैसे सिलाई, बर्तन बनाना, बच्चों का पालन पोषण का कार्य सौंपा गया है, जबकि पुरुष पशुचारण, मछली पकड़ना, शिकार व युद्ध आदि के कार्य करते रहे हैं। जिनमें अधिक शारीरिक शक्ति एवं साहस की आवश्यकता होती है। स्त्री पुरुषों में पाई जाने वाली शारीरिक संरचना की भिन्नता उनके कार्यों में भिन्नता पैदा करती है। नंबर 2 आयु भेद। यौन भेद की भांति आयु भेद भी निश्चित एवं स्पष्ट शारीरिक लक्षण है, किंतु आयु एक परिवर्तनशील तथ्य भी है। विश्व की सभी संस्कृतियों में आयु के आधार पर परिस्थिति भेद पाया जाता है। आयु का विभाजन शिशु, बालक, युवा, प्रौढ़ एवं वृद्ध आदि स्तरों पर किया जा सकता है। समाज में अलग अलग आयु के लोगों के विभिन्न परिस्थितियाँ प्रदान की जाती हैं तथा एक विशेष परिस्थिति के लिए निश्चित आयु का होना आवश्यक है। बड़े भाई एवं छोटे भाई के भेद आयु पर निर्भर है। प्रत्येक बच्चे की तुलना में वृद्ध लोगों की समाज में अधिक सम्मान दिया जाता है। इसका कारण आयु के अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि इन्हें जीवन का अनुभव अधिक होता है तथा वे परंपरा एवं संस्कृति में रक्षक माने जाते हैं। नंबर 3 नातेदारी। व्यक्ति को नातेदारी के आधार पर ही अनेक परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। एक व्यक्ति का अपने माता पिता एवं रक्त संबंधियों से संबंध होता है। उनसे संबंधित होने के कारण ही वह अनेक परिस्थितियाँ प्राप्त करता है। नातेदारी से संबंधित परिस्थितियाँ प्रदत्त होती हैं क्योंकि हम
हमारे माता पिता एवं भाई बहन का चयन नहीं करते। नातेदारी जैविकीय एवं सांस्कृतिक दोनों ही तथ्यों पर मिश्रित रूप में है। समाज में हमें कई पद माता पिता के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। राजा का पुत्र राजपद ग्रहण करता है। हम अपने माता पिता का वर्ग, धर्म, कभी कभी व्यवसाय भी ग्रहण करते हैं। भारत में जाति का आधार जन्म ही है। नंबर 4, जन्म। व्यक्ति का जन्म किस परिवार, जाति एवं प्रजाति में हुआ है, इस आधार पर ही परिस्थिति का निर्धारण होता है। साहित्य घराने एवं उच्च जाति में जन्म लेने वाले की सामाजिक परिस्थितियाँ निम्न परिवारों एवं अस्पृश्य जातियों के लोगों की तुलना में साधारण से ऊंची रही है। नंबर 5, शारीरिक विशेषताएं। कई परिस्थितियाँ व्यक्ति को उसकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर प्रदान की जाती है। काले एवं करूप की तुलना में सुंदर, निर्बल की तुलना में शक्तिशाली तथा बीमार, लंगड़े, लुल्ले एवं अपंग व्यक्तियों की तुलना में स्वस्थ एवं सक्षम व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति ऊंची होती है। नंबर 6, जाति एवं प्रजाति। भारत में जाति व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण का प्रमुख आधार है। ऊंची जातियों में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को जन्म लेने वालों की परिस्थिति शूद्र एवं अछूत व्यक्तियों की जन्म लेने वाले में नीची समझ जाती रही है। इसी कारण काली या पीली प्रजाति की तुलना में गोरी प्रजाति के लोगों की से ऊंची समझी जाती रही है। इसी कारण सामाजिक परिस्थिति ऊंची मानी जाती रही है। अमेरिका में तो काली प्रजाति के लोगों को अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। अमेरिका में कोई भी निग्रो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अब अपने बात करेंगे सामाजिक परिस्थिति की दूसरी अवधारणा का। जैसे पहले पदत्व परिस्थिति की, अब नंबर 2 दूसरी क्या है, अर्जित परिस्थिति। दूसरी ओर समाज में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी हैं जिन्हें व्यक्ति अपने गुण, योग्यता और क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है। ये अर्जित परिस्थितियाँ कहलाती हैं, जिसमें हटन एवं हंट के अनुसार एक सामाजिक पद जिस व्यक्ति अपनी इच्छाओं या प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है, अर्जित परिस्थितियों के नाम से जाना जाता है। शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति से संचय, विवाह, श्रम विभाजन आदि का संबंध अर्जित परिस्थितियों से ही है। अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के आधार: नंबर 1, संपत्ति, नंबर 2, व्यवसाय, नंबर 3, शिक्षा, नंबर 4, राजनीतिक सत्ता, नंबर 5, विवाह, नंबर 6, उपलब्धियां। अर्जित परिस्थितियों के निर्धारण के आधार: नंबर 1, संपत्ति। व्यक्ति के पद का निर्धारण करने में संपत्ति एक महत्वपूर्ण कारक है। संपत्ति का अधिकार होने या ना होने के आधार पर ही व्यक्ति की ऊंची या नीची परिस्थिति होती है। अक्सर गरीब की तुलना में पूंजीवादी की सामाजिक परिस्थितियाँ ऊंची होती हैं। आधुनिक युग में जिन लोगों के पास भौतिक सुख सुविधाएं अधिक हैं, वे ऊंची माने जाते हैं। मात्र संपत्ति से ही व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण नहीं होती, वरन यह भी देखा जाता है कि संपत्ति किस प्रकार से अर्जित की गई है। ईमानदार पूंजीपति की परिस्थिति काली बाजारों एवं अनैतिक तरीकों से धन कमाने वालों की तुलना में ऊंची होती है। नंबर 2, व्यवसाय। व्यवसाय भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति निर्धारण करता है। IAS, डॉक्टर, इंजीनियर आदि का पद चपरासी, मिल मजदूर, कृषक एवं जूते ठीक करने वालों से ऊंचा माना जाता है। नंबर 3, शिक्षा। अशिक्षा की तुलना में शिक्षित कहा जाता है। कम पढ़े लिखे व्यक्तियों की तुलना में BA, MA तथा अन्य डिप्लोमा और प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की उपस्थिति ऊंची होती है। नंबर 4, राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता के आधार पर ही शासक और शासित में भेद किया जाता है। साधारण जन की अपेक्षा सत्ता एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति की उपस्थिति ऊंची होती है। प्रजातंत्र में शासक दल से संबंधित लोगों एवं विरोधी दल के प्रमुख नेताओं की सामाजिक परिस्थिति ऊंची होती है। नंबर 5, विवाह भी व्यक्ति की कई परिस्थितियां प्रदान करता है। विवाह करने पर ही पति पत्नी, माता पिता एवं अन्य परिस्थितियाँ जैसे जीजा, जवाई, बहू, भाभी आदि प्राप्त की जाती है। विधवा या विधुर होने, सजातीय, अंतरजातीय विवाह करने, एक विवाह एवं बहु विवाह करने आदि के आधार पर भी समाज में भिन्न सामाजिक परिस्थितियाँ प्रदान की जाती हैं। नंबर 6, उपलब्धियाँ। व्यक्ति द्वारा श्रम करके विभिन्न उपलब्धियाँ भी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करती है। ये उपलब्धियाँ धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, खेलकूद आदि के क्षेत्र में हो सकती है।
इसलिए अच्छे खिलाड़ी, वैज्ञानिक, आविष्कारकर्ता, श्रेष्ठ साहित्यकार, संगीतकार, कलाकार, कवि आदि और सामाजिक परिस्थितियाँ ऊंची होती हैं। अब अपने बात करेंगे प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में क्या अंतर है। दोनों ही परिस्थितियाँ स्पष्ट समझने के लिए हम इनमें पाए जाने वाले अंतरों को हम यहाँ उल्लेख करेंगे। नंबर 1, प्रदत्त परिस्थितियाँ समाज स्वयं व्यक्ति को प्रदान करता है। प्रदत्त परिस्थिति समाज स्वयं प्रदान करता है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता एवं प्रयत्न प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्राप्त करता है। नंबर 2, प्रदत्त परिस्थिति का स्रोत समाज की प्रथा, परंपरा, संस्कृति आदि हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति का स्रोत व्यक्ति स्वयं अपने गुण के आधार पर प्राप्त करता है। नंबर 3, प्रदत्त परिस्थितियों का निर्धारण जन्म, लिंग, आयु, जाति, प्रजाति, नातेदारी, परिवार आदि के आधार पर प्राप्त होता है, जबकि अर्जित परिस्थिति का निर्धारण शिक्षा, आय, संपत्ति, व्यवसाय, व्यक्तिगत योग्यता, कुशलता, राजनीतिक अधिकार, कलात्मक गुण, आविष्कार की क्षमता आदि के आधार पर होता है। नंबर 4, प्रदत्त परिस्थितियों के आधार पर अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं। प्रदत्त परिस्थितियों के आधार पर अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं। इनमें परिवर्तन नहीं या बहुत कम होते हैं, इसलिए इनका आधार प्राप्त परिस्थितियाँ भी अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं, जबकि अर्जित परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तनशील होने से अर्जित परिस्थितियों में भी बदलती रहती हैं। नंबर 5, प्रदत्त परिस्थितियाँ अनिश्चित होती हैं तथा इनका अधिकार क्षेत्र अधिक स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के रूप में पिता के अधिकार की सीमा निर्धारण नहीं है, तपस्या की सुंदरता को अंश में मापा नहीं जा सकता, नातेदारी से प्राप्त अधिकार एकदम स्पष्ट नहीं है, जबकि अर्जित पद अधिक निश्चित और स्पष्ट होते हैं। एक जज, प्राचार्य, राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार हैं, यह कानून और संविधान द्वारा स्पष्ट होता है। नंबर 6, प्रदत्त परिस्थितियों का आदिम परंपरागत समाजों में अधिक महत्व पाया जाता है, क्योंकि वहाँ परंपराओं, प्रथाओं का अधिक प्रभाव होता है। इसके विपरीत अर्जित परिस्थितियों का आधुनिक समाजों में अधिक महत्व है, क्योंकि आजकल व्यक्ति का मूल्यांकन उनके गुणों द्वारा ही होता है। नंबर 7, फीचर का मत है कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री फीचर का मत है कि प्रदत्त परिस्थितियाँ और उससे संबंधित भूमिका में सामंजस्य होना आवश्यक नहीं है, जबकि अर्जित परिस्थितियों में अधिकांश दोनों में सामंजस्य पाया जाता है। उदाहरणतः यह संभव है कि एक व्यक्ति पिता होने पर भी अपने बच्चों के लालन पालन पर समुचित ध्यान न दे, किंतु ऐसा नहीं होता। प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर चिकित्सा का कार्य, एक इंजीनियर सड़क या पुल निर्माण का कार्य न कर सके। अब अपने बात कर देंगे प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में संबंध। प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में संबंध क्या क्या है। सैद्धांतिक रूप में प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियाँ एक दूसरे के विरोधी प्रतीक होती हैं, किंतु कार्यात्मक रूप में ये दोनों परस्पर पूरक हैं। यही कारण है कि प्रत्येक समाज में दोनों ही प्रकार की परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। प्रदत्त परिस्थितियों का जीवन में पहला स्थान है, क्योंकि इनके द्वारा सांस्कृतिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। ये ही व्यक्ति के सामान्य लक्ष्यों को तय करती है, जिनके आधार पर व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है। नंबर 3, इनके द्वारा ही व्यक्तियों का निर्धारण होता है जो किस पद पर कार्य करेगा। प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर ही एक व्यक्ति का लिंग, आयु, वेद, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, समुदाय तथा उनके माता पिता का समुदाय जान लेने के बाद हम यह भली प्रकार जान सकते हैं कि इसका सामाजिकरण और जीवन किस प्रकार होगा। प्रदत्त पद व्यक्ति को सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं, जो अर्जित पद कभी प्रदान नहीं कर पाती। अर्जित परिस्थितियाँ प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है, लेकिन जीवन के सभी पक्ष प्रतिस्पर्धाओं का विषय नहीं बनाए जा सके। मजदूर, व्यवसायी, पदाधिकारी सभी इस बात को प्रयत्न करते हैं कि इनके वर्ग में कम से कम प्रतियोगिता हो। समाज भी कई ऐसे अवसरों को टालने का प्रयास करता है कि समाज में अर्जित पदों का महत्व भी कम नहीं है। अर्जित पदों के कारण। नंबर 1,
सही व्यक्ति सही पद पर पहुंच जाता है। नंबर 2, व्यक्ति का कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 3, अर्जित परिस्थितियाँ प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है, जिसके कारण आक्रामकता एवं एकाधिकार की प्रवृत्ति पर रोक लग सकती है। नंबर 4, पदस्थ परिस्थितियाँ प्रधान समाज में व्यक्तित्व के विकास के अवसर कम होते हैं, जबकि अर्जित परिस्थितियाँ प्रधान समाज में व्यक्तित्व के विकास के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। स्पष्ट है कि समाज में पदस्थ और अर्जित दोनों परिस्थितियों का समान महत्व है। पदस्थ परिस्थिति के लिए कुछ अर्जित एवं अर्जित परिस्थितियों के लिए कुछ पदस्थ गुणों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्लास में विद्यार्थियों आपको भूमिका के विषय में बात करेंगे।